सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो ज्योमेट्री का पेपर कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो चलो, मैथ्स नाम का किस्सा चला गया आपके लाइफ से। फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स का आपने ज्योमेट्री का पेपर अटेम्प्ट किया है। फटाफट से कमेंट होना चाहिए। पेपर का लेवल क्या था, इजी, मॉडरेट, हार्ड, क्या था यार। फटाफट कमेंट करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 40 में से 40 प्लस या फिर 35 प्लस मार्क्स, 40 में से 40 या 35 प्लस मार्क्स निकाल पाते हैं। तो फटाफट कमेंट करना, मैं भी देखना चाहता हूं। तो चलो अब अगले पेपर की तैयारी करते हैं, जो कि है साइंस वन। ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो की 1.5-2 दिन जो समय है हमारे पास, उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कहां से प्रिपरेशन करना है, और सारा प्लानिंग हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। आज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं टोटल साइंस वन के 10 के 10 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, कुछ इस तरीके का वीडियो है जिसमें अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो ये जो टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत मैं टॉपिक्स के अंदर से डिस्प्ले करने वाला हूं, जो दिखाने वाला हूं, अगर वो ये सारे टॉपिक्स भी कर लेता है तो भी 40 में से ना आप लोग आराम से 30 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक्स में से अंदर ही अंदर तरीके से बना के पूछा जाता है, कभी कुछ तरीके से कभी कुछ तरीके से, लेकिन पूछेगा इन्हीं टॉपिक में से। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से ये वीडियो को देखना और अपने सभी उन जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनका थोड़ा सा ना डामाडोल है, यानी कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। और जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने सारे हमारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देखे हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ाई किया हुआ है, वन शॉट वीडियोस देखे हैं, एलएमआर वीडियोस देखे हैं, इवन द उड़ान बैच जो हमने पूरा पूरा पढ़ा रखा है वो भी अगर आपने देखा है, तो यार ये जो है ना, बस अच्छी तरीके से इसको देख के रिवाइज कर लेना, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अलावा, ये तो वीडियो में आपको टॉपिक्स दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स बता रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली अपलोड होंगे इस 1.5 दिन की छुट्टी के अंदर साइंस वन प्रिपरेशन करने के लिए। तो जरूर से हमारे साथ जुड़ना और चेकआउट करते रहना। हर 1 घंटे पे आके वीडियो सेक्शन में चेक करो कि क्या क्या वीडियोस आ रहे हैं और लाइव सेक्शन में क्या क्या आ रहा है। चलो फटाफट से देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना पड़ेगा, जो कि ओनली 1500 लाइक, और मुझे पता है आप लोग 1500 लाइक कंप्लीट करा दोगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जरूर से अपने राहुल भैया, राहुल सर, राहुल दादा को सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले वेटेज अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये रहा वेटेज। चैप्टर ग्रेविटेशन जो है 5 मार्क्स का है, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर 6 मार्क्स का है, केमिकल वाला 6 मार्क्स का, करंट वाला 7 मार्क्स का, हीट वाला 5 मार्क्स का, लाइट वाला 7, लेंसेज 6, मेटलर्जी 6, कार्बन कंपाउंड 7 और स्पेस मिशन 5। तो हमने पिछले स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं देखा तो जाके चेक करो कि मैंने बताया हुआ कि कौन से चैप्टर्स करोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि 40 में से एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स स्कोर करना है आप लोग को पास होने के लिए आराम से। क्योंकि साइंस 2 जो होगा उसमें भी 15-20 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें भी 15-20 मार्क्स मिल जाएंगे, और स्कूल में ना 20 में से 18 मार्क्स तो मिल जाता है। 18-19 मार्क्स हर किसी को देते हैं, तो वहां पे भी मिल जाएंगे। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 50-60 मार्क्स आपके हो जाते हैं, जो कि ठीक ठाक मार्क्स है। जो पास होने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं बच्चा, उसके लिए बात करो। लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं उसको तो पूरा पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर के प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं। प्रॉपर वन शॉट वीडियोस भी है, उड़ान बैच के वीडियोस भी। आप सर्च कर लेना डायरेक्टली, या फिर प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है उसमें जाके देख लेना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ये तो हो गया वेटेज की बात। अब बात कर लेते हैं एक एक चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो देखो, ग्रेविटेशन जो ये चैप्टर है, अब ग्रेविटेशन चैप्टर वाकई में देखा जाए तो बहुत इजी है। लगभग 5 मार्क्स का इसका वेटेज अगर आप देखोगे तो विद ऑप्शन आता है 5 मार्क्स का। तो इसमें टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन। ये 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस या तो आपको एमसीक्यूज में पूछने मिल जाएगा, यानी कि कोई डेफिनेशन दे दिया, फिर कुछ फॉर्मूला दे दिया, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बताओ, ऐसा आ सकता है, या तो डेफिनेशन आ सकता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कुलर मोशन है ना, इसको जरूर से देख लेना। ठीक है, बुक के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा और हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी। केपलर्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जैसे कि मैंने बोला ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आईएमपी लिख दे रहा हूं स्टार मार्क। तो केपलर्स लॉ के ऊपर एक्टिविटीज क्वेश्चन आते हैं कि आपको डायग्राम दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि पता लगाओ ये क्या है। केपलर्स 1 लॉ क्या बोलता है, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, जो 3 लॉ है केपलर्स के, उन तीनों को स्टेटमेंट वाइज और उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला वाइज बाय हार्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि 2 ऑब्जेक्ट है आपस में टकराते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, या फिर उनके बीच का फोर्स कैसे होएगा। ठीक है ना, तो वो जो फोर्स वाला फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, याद है ना, GMM/R², या फिर D², ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, या फिर कैसे उसका फंडामेंटल चीजें हैं, वो सारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इसमें पढ़ लेना। कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका वैल्यू G होता है, आप जानते ही हो, और 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg² है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ऐसा कुछ तो है ना फॉर्मूला, देख लेना। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है ना।
तो ये वैल्यू भी याद रख लेना। इसके अलावा वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अर्थ के ऊपर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर एक पूरा थ्योरी है, प्लस उसके न्यूमेरिकल है, वो जाके टेक्स्ट बुक में है, जाके चेक कर लेना कि जी का वैल्यू वहां पे 9.77 निकाला हुआ है। टेक्स्ट बुक पलटो, दूसरे तीसरे पेज पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो शायद मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, और अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं पेज नंबर में आपको, चलो बता के चलता हूं, अगर आप देखोगे तो आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पेज नंबर 8 पे है, वो कर लेना, और पेज नंबर 10 का न्यूमेरिकल कर लेना। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये तो आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा, ठीक है ना, इसका कंसेप्ट मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे। और मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन, एक आध बार पूछा भी है, लेकिन वापस से पढ़ लेना कि मास और वेट दोनों का मतलब तो होता ही है वजन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, क्या है वो याद कर लेना। फिर मैंने बोला कि पर्सन ऑन मून एंड अर्थ, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है पेज नंबर 10 का। इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या फंडा है, क्या वैल्यू आता है उसका, वो सारा चीज आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। पेज नंबर 10 पे एक एग्जांपल है, इफ ए पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ हाउ मच वुड बी इट्स वेट, ठीक है, वो आप चेकआउट करो, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। फिर जैसे फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फ्री फॉल, कब पॉसिबल है होना, उसका पूरा कंसेप्ट है आपको पेज नंबर फ्री फॉल का उसके अगले ही पेज पे, पेज नंबर 11 पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है, पूरा वो आप देख लेना। फ्री फॉल का क्या कंसेप्ट है, उसका डेफिनेशन याद रख लेना, और 3 फॉर्मूले दिए हैं, पता है ना, वो 3 फॉर्मूले याद कर लेना। फिर एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, आगे आपको देखने मिल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी पेज नंबर 13 पे, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रख लेना। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि कितना वो वेलोसिटी से जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पीछे छोड़ दे, यानी एस्केप होके बाहर निकल जाए, तो उसका 2gm/r होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, जस्ट उसके अगले ही पेज पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 14 पे, ठीक है ना। तो वो पेज नंबर 14 वाला न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब देख लेना, एक बार तो नजर मार के जाना, ताकि, और प्रैक्टिस कर सकते हो तो अच्छी बात है, ताकि ये प्रिपरेशन हो जाए। देखो मैं इतना डिटेल चीज बता रहा हूं ना कि कोई बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, ये हर चैप्टर्स के जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, या फिर ये फर्स्ट चैप्टर का लगभग बता दिए, ये सारे टॉपिक्स दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार 8-10 ही टॉपिक है, लेकिन है बहुत वास्ट। तो टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि एस्केप वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ दे, हो सकता है एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछ ले, या फिर हो सकता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ ले, या फिर आपको एक डायग्राम दे दे कि हाँ वो बाहर जा रहा है, इसके पहचानो, इस डायग्राम से पहचानो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपने टॉपिक क्लियर किया रहेगा, क्योंकि अगेन देखो ये मैथ्स नहीं है कि ये एग्जांपल कराऊंगा तो यही आएगा, इसका बस वैल्यू चेंज होगा, ये ऐसा नहीं है, ये एक टॉपिक है। तो टॉपिक का अगर दिमाग में कंसेप्ट फिट है कि क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये आपको पता है, तो इसके ऊपर कहीं से भी घुमा फिरेगा क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। और उसके लिए अगेन मैं आपको बोलूंगा कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस और 1 शॉट वीडियोस हमारे सभी चैप्टर्स के वीडियो देखो, जाके सब डिटेल में पढ़ा रखा है बच्चा, वो जाके देखो, आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्यों होता है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको डाइजेस्ट या 21 में आपको देखने मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर याद कर लेना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया, ये पहला चैप्टर का था। दूसरा चैप्टर क्या बोलता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर की बात करूंगा तो भाई 3 साइंटिस्ट शुरुआत में आए, डॉबेराइनर आया, न्यूलैंड आया और मेंडलीव आया। ये तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। खासकर डॉबेराइनर का ट्रायड क्या था, कोई 3 एलिमेंट्स दिए रहेंगे, इसमें पहला और तीसरा एलिमेंट का एवरेज लेंगे तो सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ऊपर, ठीक है ना। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, ये कैल्शियम तक ही कब तक था, ऐसा क्वेश्चन आता था कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब तक एप्लीकेबल है, तो कैल्शियम तक ही आया था, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या मेरिट्स था, क्या डिमेरिट्स था, ये सारा चीज, ठीक है ना। मेंडलीव्स का मेरिट डिमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। और ये पेज नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे मैंने टेक्स्ट बुक सामने खोल रखा है, लेकिन सारी चीजें आपको मिल जाएगी, मतलब इसमें पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखना। ये जो भी मैं अभी बोल रहा हूं ना, आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखो और वहां पे मार्किंग करते जाना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा, कुछ अलग से नहीं आएगा इसके अलावा। फिर देखो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लेना, मतलब टेबल मत देखो लेकिन उसके मेरिट डिमेरिट्स देख लेना, क्या उसने बोला था, क्या चीज की कमी हो रही थी, वो देख लेना। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं, 7 कॉलम होते हैं, लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज नीचे होता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर की भाई हाइड्रोजन किधर है, हीलियम किधर है, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर को जो मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का टाइप करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय जेआर ट्यूटोरियल्स 1 शॉट वीडियो, या फिर उड़ान बैच का वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, इतना बेहतरीन तरीके से कि आप पूछो मत। और अभी 1-1.5 दिन का छुट्टी है ना, इसमें भी वापस से मैं रिवाइज कराने वाला हूं हर चैप्टर को, आपको पता ही है, हर चैप्टर को रिवाइज कराने वाले हम लोग, तो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो पूरे के पूरे ब्लॉक्स एस पी डी एफ ब्लॉक्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन, ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप होता है, बीच वाले एलिमेंट को डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ को इनर ट्रांजिशन। तो ये सारा चीज ना भाई, वैलेंसी कितनी होती है ग्रुप नंबर 1 की, ये सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाके टेक्स्ट बुक में भी पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और हमारा लेक्चर देख लोगे, सारा काम हो जाएगा।
गिव रीजन पूछता है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ये वाला। और भी गिव रीजन मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है और इसमें भी लास्ट में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंसिंग का एक टॉपिक है, वो देख लेना, ठीक है। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक अच्छा टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको देख लेना। तो ये सारे टॉपिक्स में से ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बनेंगे, जरूर से इन सारे एग्जांपल्स को, सारे क्वेश्चंस को आंसर्स के हिसाब से पढ़ के देखना, और आप डाइजेस्ट या 21 यूज कर सकते हो आंसर को याद करने के लिए, बहुत सही दिया था, ठीक है। चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, एक बहुत सुंदर मस्त टॉपिक है। अब इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसका राइटिंग कैसे करते हैं, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसके ऊपर कुछ आंसर्स पूछे जा सकते हैं। बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन एक बहुत ही मस्त टॉपिक है, आ गया तो सीधा सीधा 2-3 मार्क्स के लिए आ जाता है कि कोई रिएक्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा बैलेंस करके बताओ अगर बैलेंस है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, इस चैप्टर का भी वन शॉट या फिर उड़ान बैच सर्च करना, पूरा डिटेल में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप जानते हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फिर उसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारा टाइप का रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मस्त एग्जांपल्स होते हैं ये, ठीक है ना। ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, और सबसे बढ़िया है आप हमारे वीडियोस देख लो, सारा काम खत्म। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर होता है, ठीक है ना, उसका साइज हो गया, उसका क्या बोलते हैं उसको, रेट कैसे बढ़ता है, उसका सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे के ऊपर हम लोग ने बना रखा है वीडियो। फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का टॉपिक पढ़ लेना, दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, अलग अलग एक्सप्लेन करने भी आ सकता है, और एग्जाम्पल भी देख लेना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एग्जाम्पल्स की क्या होता है उसका एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, अंदर हीट अंदर जा रही है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर, ठीक है ना, एक्सो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, करोजन, रैंसिडिटी, ये सारे टॉपिक्स को देख लेना, एटलीस्ट उसका मतलब डेफिनेशन क्या है वो समझ के ले लेना ये सारे टॉपिक्स का। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने आएगा, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये बोल रहा है CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4Cu, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूरे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व कराया हुआ है, आप देख सकते हो जाके टेक्स्ट बुक में। तो लास्ट में क्या होता है ना, आपको एक रिएक्शन दिया रहेगा और रिएक्शन से आपको पहचानना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिकम्पोजिशन है। तो अगर आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी फेरस ने क्या किया है, इस कॉपर का जगह ले लिया, फेरस के जगह पे कॉपर आ गया, इस कॉपर के जगह पे फेरस आ गया, तो फेरस सल्फेट बन गया, मतलब एक जगह चेंज हुआ, मतलब ये डिस्प्लेस किया, इसके लिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे दिमाग लगाना है और आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन है ना, एग्जांपल एक्सरसाइज, जो आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होते हैं ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन जितने भी है उनको प्रैक्टिस करके ले लो, वो आपको 21 डाइजेस्ट में मिल जाएगा उसका आंसर। फिर चौथा चैप्टर है आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगेन ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसा चीज नहीं है कि मैं कितना भी आपको लाइव ले लूं, ठीक है ना। आप लोग को अगर जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, इस चीज को याद नहीं करोगे, मैं आपको बता दूंगा, मैं वीडियोस भी बहुत सारा लाऊंगा, समझा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, लेकिन याद तो आपको ही करना है, लिख के तो आपको ही प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हो बात को। तो वो चीज आपको डाइजेस्ट यूज करो, 21 यूज करो, या फिर अदर कोई स्टेशनरी पब्लिकेशन यूज करो, आई डोंट नो, बट आप लोग को सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। यहां पे वो समय नहीं है कि भाई चलो मैथ्स था तो चलो समझ में भी आ गया, मैथ्स में भी नहीं करना था वैसे, लेकिन अगर किया अब तक कोई बात नहीं। साइंस में तो प्रॉपर तरीके से आपको याद करना है चीजों को, तो डाइजेस्ट 21 ऐसे नोट्स वगैरह से ज्यादा पढ़ाई करो, वीडियोस देखो, टाइम बचाओ, क्लियर करो कॉन्सेप्ट को, और फिर ये वापस से याद करने के लिए चले जाओ और थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करो। चौथा चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये जितने रूल है इसको तो भाई करके रखना है। कैसे भी क्वेश्चन आते हैं या तो डायग्राम दिया रहेगा, बोलो पहचानो कि ये थंब का डायरेक्शन क्या है, ये रोल्ड फिंगर कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये तीनों टॉपिक को अच्छे से देख लेना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये ऐसे दो टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछते हैं। या तो डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको चीजें पूछी रहेगी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका नाम पहचानने आएगा। और डोंट वरी, जैसा मैंने बोला कि ये सब तो आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, अपने एंड से भी आप पढ़ते रहोगे, बाकी हमारे वन शॉट वीडियोस, लेक्चर वीडियोस आप देखते रहोगे, लेकिन ये 1.5 दिन के छुट्टी में हम हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ये सारे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग लाऊंगा, एमसीक्यूज का अलग लाऊंगा, ठीक है ना, बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सब के अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, वो सब देख लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो बस हम पे भरोसा रखो और हमारा साथ दो, हमारे चैनल पे जुड़ के रखो, सब्सक्राइब करके रख लो, बस इतना ही मैं बोलूंगा, ठीक है। तो डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारे जनरेटर और मोटर का याद रख लेना। सोलेनॉइड क्या होता है, इसके ऊपर डायग्राम आ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या आ सकता है। फिर डिफरेंस बिटवीन एसी करंट और डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक और टॉपिक होता है इसके अंदर ऐड कर लेना, जो कि होता है गैल्वेनोमीटर।
ठीक है ना, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका क्या फंक्शनिंग है, उसका डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जो बहुत यूनिक है, आने के चांसेस लगते हैं मुझे कभी कभी कि हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके टेक्स्ट बुक का ही है, तो इसका आंसर आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा, अपने या 21 में देख लेना। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वॉट टीवी चल रहा है आधे घंटे में। ये भी हमने उड़ान बैच या फिर जब लेक्चर्स पढ़ाए थे इस चैप्टर के ना, उसमें पढ़ाया हुआ है। तो कौन सा ज्यादा बिजली खाएगा, जैसे एक टीवी है, टीवी 500 वॉट का आधे घंटे के लिए चल रहा है, और एक हीटर है 600 वॉट का, वो 20 मिनट के लिए चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये मैंने दिखाया था, तो 500 वॉट का टीवी आधे घंटे के लिए, 600 वॉट का 20 मिनट के लिए, तो 5 3 1500, ये 1200, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी आपका बिजली टीवी ज्यादा खाएगा, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर गैल्वेनोमीटर देखो यहां पे लिख दिया, गैल्वेनोमीटर स्विच का डायग्राम हो गया, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मास्टर सर्किट ब्रेकर कुछ लोग बोलते हैं इसको। फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, जैसे आपको एक सर्किट का डायग्राम, एमसीबी का डायग्राम दे दिया और आपको बोलेगा क्या है बताओ, इसका नाम लिखो, खाली 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग को करनी है। ओके, बहुत सिंपल होता है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट गर्मी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन प्लस स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, इन चारों का डेफिनेशन जो मैंने हीट चैप्टर पढ़ाया है, उड़ान बैच के वीडियो भी देख लोगे ना सबके, तो भी काम हो जाएगा। हर वीडियो 10 वीडियो है, 10 1 घंटे के वीडियो है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, टोटल उड़ान बैच के अंदर 10 चैप्टर के 10 वीडियो होंगे, एक वीडियो 1 घंटे का है, उसको आप 1.5 की स्पीड पे लगाओगे तो वो 1 घंटे का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे 40 मिनट में देख के खत्म कर दोगे। मतलब अगर आपको 10 चैप्टर देखने हैं तो 40 मिनट के हिसाब से कितना होता है, अगर 10 लगातार तो नहीं देखोगे, लेकिन 40 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 चैप्टर है ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 400 मिनट। तो 400 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर लूं, ठीक है ना, ठीक है, 0 0 कैंसल, 6 6 36, मतलब सिर्फ लगभग 6 साढ़े 6 घंटे आपको समय लगेगा उड़ान बैच के वीडियोस देखने में, और इससे आपका पूरा डाउट, पूरा कंसेप्ट, हर टॉपिक का मतलब समझ में आएगा। तो कितना इजी है, और भी भगा के देख सकते हो, और जरूरी नहीं ना कि आप 40 मिनट ही लोगे, शायद कम टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स तो आपको पहले से ही आता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, डेफिनेशन, इन चारों टॉपिक के डेफिनेशन कर लेना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आया भी है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका पेज नंबर में लिखा हुआ है, हाँ पेज नंबर 63 पे ऐसा कुछ एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, उसको देख लेना। उसमें क्या होता है कि भाई कैसे आपका ए से लेके बी पॉइंट क्या दिखा रहा है, बी से सी पॉइंट क्या दिखा रहा है, सी से क्या दिखा रहा है टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सारा ग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रेगुलेशन का प्रॉपर्टी होता है, बर्फ वाला टॉपिक, देखो बर्फ रस्सी काटता है, एक्सप्लेन किया था, याद है मैंने सारा कुछ पढ़ा है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं ना, जो लगभग साल से जुड़े, जो अभी अभी आते हैं ना खाली आईएमपी के तलाश में या फिर लीक की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उनका कुछ लाइफ में होगा भी नहीं। जो लीक करते रहते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, क्योंकि वो सिर्फ भगवान भरोसे आए हैं। तो कुछ नहीं हो सकता आपका जिंदगी में, याद रखना। 10वीं तो खींच काच के पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, कदर नहीं करते हो रियल पढ़ाई की, रियल एजुकेशन की आप कदर नहीं कर रहे हो, रियल कंसेप्ट की कदर नहीं कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे पहले से जुड़ते हैं, जिन्होंने लेक्चर्स के वीडियोस देखे हैं, प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, स्कूल में ध्यान दिया हुआ है, हमारे साथ पढ़ते हैं रेगुलर आके लेक्चर्स वीडियो में, वन शॉट में या फिर उड़ान बैच में, उनको सारा कंसेप्ट पता है। तो रेगुलेशन क्या उनको पता है, तो रेगुलेशन का डेफिनेशन और उसका कैसे वो डायग्राम में कैसे रस्सी कट किया है, वो सारा चीज देख लेना। इसके अलावा एनएमएलएस बिहेवियर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी के बेस पे होप्स अपैरेटस डायग्राम है। पता है ना, होप्स अपैरेटस में 2 थर्मामीटर होता है, T1 और T2, कैसे आपका सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर, कैसे फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कैसे एक अलग बिहेवियर आता है वाटर के अंदर। तो पूरा एनएमएलएस ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सप्लेन कर लेना। उसका एक ग्राफ भी है जो कि पेज नंबर 65 पे है, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो ग्राफ को डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, या फिर डायग्राम दिया रहेगा और आपको पहचानने के लिए भी आ सकता है। और होप्स अपैरेटस का डायग्राम देख लेना, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं वो देख लेना। इसके अलावा एक बहुत जरूरी टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पता है ना, 3 बॉल थे, एक ऐसा एक डब्बा था मोम का, वैक्स का एक डब्बा था, जिसमें आप 3 बॉल को छोड़ते हो, 1 2 3, एक लोखंड का था, एक लीड का था, एक कॉपर का था। तो लोखंड वाला ज्यादा डीप तक जाएगा, ये वाला थोड़ा कम डीप जाएगा, ये वाला और कम डीप जाएगा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर एंड लीड, है कि नहीं, वो टॉपिक देखा था हमने। तो वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका डायग्राम पेज 68 पे देख लेना। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है, ये सारा टॉपिक्स वहां पे पढ़ाया हुआ है। डेफिनेशन में ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ा रखा है हमने उड़ान बैच का। अगेन मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हर चैप्टर का सिर्फ उड़ान बैच देखोगे तो हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको बता के दे रहा हूं। इसके अलावा कैलोरीमीटर का यूजेस कर लेना और फॉर्मूला कर लेना, मिक्सिंग मेथड के अंदर आता है कैलोरी मेथड का, मीटर का मिक्सिंग मेथड, ये देख लेना, बहुत जरूरी।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, भाई बहुत सुंदर टॉपिक, छोटा सा लेकिन मजेदार, छोटा तीर घाव करे गंभीर, ऐसा चैप्टर बोल सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेना, अगर लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, 3 लॉ होते हैं उसके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं, और इसका न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट बताता हूं, पेज नंबर 79 में पहला दूसरा, ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में ही मिल जाएगा आप लोगों को, पेज नंबर 79 पे देख लो, मजा आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म का, कैसे प्रिज्म में से लाइट पास होती है, विबग्योर कलर का फॉर्मेशन होता है, वो पूरा आपके बुक में दिया हुआ है, अगेन हमने भी पढ़ाया हुआ है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट या लास्ट पेज पे आपको देखने मिल जाएगा, देख लेना उसका डायग्राम। फिर डेंसर से रेयर मीडियम पे कैसे जाता है, आपको पता है ना, लाइट जाता है डेंसर से रेयर मीडियम पे, ठीक है ना, तो कैसे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है, उसका डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ लेना। तो ये हो गया चैप्टर 6 की बात। फिर चैप्टर 7 का अगर आपको चाहिए तो लेंसेज, ये चैप्टर बहुत सुंदर, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत काम के इसमें टॉपिक से जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं। जैसे लेंसेज के अंदर पहले दूसरे पेज पे आपको देखने मिलेगा उसका पूरा बोलते हैं ना टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसका डेफिनेशन और डायग्राम, कैसे वो डायग्राम बनाया हुआ है, वो सारा एक बार नजर मार लो। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, लेकिन पूछ सकते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं इस बार के हिसाब से। इसके अलावा जो पेज नंबर 83 पे एक टेबल आपको दिखेगा, बहुत जरूरी टेबल है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिया है, वो टेबल को याद कर लो, इतना जरूरी है। पेज नंबर कौन सा बोला मैंने, 80 कहां गया, 3, मैं आपको खुद बता देता हूं यहां पे, टेंशन मत लो। हाँ, पेज नंबर 83 पोजीशन ऑफ द इमेज की इंफिनिटी पे रहेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी रहेगा तो इमेज जो है वो f2 पे बनता है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे आता है वो भी पढ़ाया हुआ है। ये चैप्टर को संजीव सर ने हमारे पास पढ़ाया हुआ है। स्टार्टिंग में मेरे लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट वाले होंगे वो संजीव सर ने पढ़ाएगी, कैसे नेचर ऑफ द रियल इमेज बनता है, वो भी इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट पोजीशन देख लेना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया, और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखना, और एक बार नजर मार लेना डेफिनेशंस पे और न्यूमेरिकल्स पे भी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स लास्ट में दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल में आपको दिख जाएंगे, जो कि पेज नंबर 85 और 86 पे है, ठीक है। पेज नंबर 85, 86, ये दोनों पेज पे जो न्यूमेरिकल्स है उसको एक बार नजर मार लेना। भले ही प्रैक्टिस करने का टाइम होगा तो कर लेना, लेकिन नहीं होगा तो एटलीस्ट नजर मार लेना। ह्यूमन आई का डायग्राम बहुत बार पूछा हुआ है, डायग्राम अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लो। बनाने के लिए तो नहीं आता, बट यूजुअली अगर आ गया तो बना सकते हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, रेटिना, कॉर्निया और बाकी चीजें, वो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। और लास्ट के 3 टॉपिक, ये तो भाई एकदम मतलब बोलते हैं ना रामबाण वाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना कि ये ऐसे टॉपिक है जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। इन तीनों में से एक, या तो एक्टिविटी में, या तो डेफिनेशन में, या तो लास्ट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं। तो नियर साइटेडनेस हो गया, फार साइटेडनेस हो गया, प्रेस बायोपी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, करेक्ट है। तो नियर साइटेडनेस, ठीक है, नजदीक दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, मायोपिया। फार साइटेडनेस, दूर का दिखेगा पास का नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया। फिर एक होता है प्रेस बायोपिया। तो ये इसका डायग्राम, उसका सिंबल क्या होता है, फिर उस चीज को करेक्ट कैसे करेंगे, मतलब कौन सा चश्मा पहनोगे, कॉन्वेक्स लेंस का कि कॉन्केव लेंस का, कि उसको करेक्ट किया जा सके, तो डिफेक्ट क्या है उसके अंदर, उसको करेक्शन कैसे करोगे, करेक्शन लेंस, ठीक है ना। ये सारा चीज, ये तीनों टॉपिक का कर लेना, बहुत जरूरी टॉपिक है ये तीनों। इसके अलावा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का यूजेस कभी कभार 1-2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, ये सब दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, और अगेन 21 से पढ़ोगे तो आपको याद होगा। तो ये सारे टॉपिक्स देख लेना। 8वां चैप्टर जो लोगों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअल में लेंथी है, हार्ड नहीं है, लेंथी है, थोड़ा याद करना पड़ता है चीजें। तो क्या करना है आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जितने भी मेटल्स के रिएक्शन आपके पास है वो अच्छे से कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज, कैसे रिएक्टिविटी होती है ये आपको ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल में चैप्टर जो है ना, इतना सुंदर तरीके से पढ़ा है कि आपको मजा आ गया होगा ये चैप्टर को, जब हमने रिएक्टिविटी पढ़ा है कि कैसे पानी के साथ रिएक्शन कैसे करता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम करता है कि नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी सीरीज में, पेज नंबर 97 पेज नंबर देख लेना, ये पूरा इतना डिटेल में पढ़ाया है कि क्या ही बताऊं। इसमें आपको कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, और जैसे जैसे गोल्ड की तरफ आओगे तो आपका रिएक्टिविटी सीरीज कम होता है। इसके लिए गोल्ड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, आपने देखा होगा, है कि नहीं, क्लियर, तो वो देख लेना। फिर आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, 2 आयंस जब मिलते हैं तो आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड एग्जांपल होता है, उसका प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस, एटलीस्ट 2-3 प्रॉपर्टीज यूजेस रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेटलर्जी का टॉपिक जब शुरू होता है उसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन आता है, मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये सब चीज डिटेल में हमने उड़ान बैच के अंदर भी समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना, उड़ान बैच 3.0 चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। फिर लीचिंग एक बहुत जरूरी टॉपिक, इसका डेफिनेशन और वो एक्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। फिर एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन को, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये पढ़ लेना है। फिर करोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग टेक्निक होता है, टीनिंग टेक्निक होता है, एनोडाइजिंग टेक्निक होता है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग कैसे करते हैं, ये सारा सबसे जरूरी टॉपिक है। भले ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, कितना 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का चैप्टर है।
कितने मार्क्स का है बच्चा? 6 मार्क्स का चैप्टर है। होपफुली ज्यादातर देखोगे तो ये जो है ना बड़े क्वेश्चन में ही पूछता है, मतलब 3-3 मार्क्स वाले में, या फिर बाई चांस 1 मार्क्स वाले में पूछ लिया तो पूछ लिया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना, बहुत मस्त है यार, ठीक है ना। और जब वीडियो लाऊंगा ना तो टेंशन खत्म हो जाएगा, वीडियो तो आ रहा है, अभी बाकी चीज कंसेप्ट क्लियर करते रहो। पिछले साल के भी वीडियोस है, टेलीग्राम पे रीशेयर करवा रहा हूँ, पिछले साल वाले वीडियोस ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले थे वो टेलीग्राम पे रीशेयर करवा रहा हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो डायरेक्ट अगर आपके पास टेलीग्राम होगा तो सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम, ठीक है ना, ऐसा सर्च करना, आपको लगभग एक 71 या 72,000 समथिंग सब्सक्राइबर वाला एक चैनल है। किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम की बात कर, तो टेलीग्राम पे वो चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे लिंक और PDF वगैरह में शेयर कर दूंगा, बहुत काम का चीजें हैं वो कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 8वां। चैप्टर 9वां कार्बन कंपाउंड, बहुत इजी चैप्टर लेकिन लंबा चैप्टर, इजी है लेकिन लंबा है। क्या हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके नाम याद रख लो। फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा आपको पेज नंबर 18 पे, उसका सारे फॉर्मूले टेबल, पेज 118 पे आपको टेबल मिल जाएगा जिसमें अल्कोहल OH होता है, ठीक है ना, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। ऐसे क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि डैश इज द नेम, मतलब ग्रुप ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH उसका आंसर था, ठीक है ना। फिर जितने टेबल है 119 पेज पे भी, जो कि होमोलॉगस सीरीज है, पता है ना होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जैसे अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, तो अगर मैं CH3OH लगा दूं तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, CH3CH2OH लगा दूं तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया, फिर उसके बाद CH3CH2CH2OH लगा दूं तो ये प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारा क्या है, होमोलॉगस सीरीज होता है, मतलब सेम है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर IUPAC नेम, कैसे नामकरण होता है, कोई एक चीज दिया रहेगा उसका IUPAC नेम बताओ, ऐसा आ सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया था CH3CH3 उसके नीचे OH था तो वो क्या था, प्रोपैन 2ऑल था, ये मैंने समझाया था, मैंने अभी वापस दिखा दूंगा आपको। फिर इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना, इथेनॉइक एसिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना विनेगर होता है शायद, इथेनॉइक एसिड CH3COOH, हाँ ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर रिएक्शन उसका बेस के साथ कैसे होता है, ठीक है ना, इथेनॉइक एसिड का बेस के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी दिया है और पेज नंबर 129 पे उसका एक्सप्लेनेशन है विद ऑल कंसेप्ट। स्टरीफिकेशन इस बार आ सकता है, एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टरीफिकेशन, इसको देख लेना, बहुत जरूरी टॉपिक है, अगले ही पेज पे आपको देखने मिल जाएगा। और लास्ट में इस चैप्टर के अंदर पॉलीमर्स है, जिसके ऊपर 1 मार्क्स MCQs ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ही मोस्टली क्वेश्चंस हम देखते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी नाम है होते हैं ना, जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से, सुन लेना ध्यान से और नोट डाउन कर लेना, टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में टिक मार्क भी कर लेना, मैं बता देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, हाँ, तो जो टेबल दिख रहा है पेज नंबर 132 पे, पेज नंबर 132 पे जो टेबल दिख रहा है आप लोग को, उसमें देखो बहुत सारे नाम है, पॉलीइथिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया। इसमें उसका जो मोनोमर का नाम है वो याद रख लेना। जैसे पहला देखोगे टेबल के अंदर, देखो अगर आप टेक्स्ट बुक साथ में खोले हो पेज नंबर 132 पे आ जाओ, तो टेबल है उसमें पहले लिखा है पॉलीइथिलीन, उसका मोनोमर, मतलब पॉलीइथिलीन इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन ना, तो उसका सबसे छोटा यूनिट जिसको मोनोमर बोलते हैं वो क्या है, तो उसमें इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे आपको पॉलीस्टाइरीन का पूछ सकता है कि इसका मोनोमर बताओ, तो वो स्टाइरीन होता है, तो ऐसे याद रख लेना। और उसके यूजेस क्या क्या है, जैसे आप लास्ट कॉलम में देखोगे, थर्ड कॉलम में उसका स्ट्रक्चर दिया है वो याद कर लो, और यूजेस क्या है, जैसे पॉलीइथिलीन का यूजेस है इसका कैरी बैग, थैली बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वियर बनाने के लिए, पॉलीस्टाइरीन का यूज होता है थर्माकोल आर्टिकल्स बनाने में, ठीक है ना, ये सारी चीज देख लेना है। और पेज 133 पे भी एक टेबल है, उसको भी देख लेना है, बहुत जरूरी, उसमें रबर वगैरह के बारे में दिया है, ठीक है ना, वो चेकआउट कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। और आ जाता है एक आखिरी चैप्टर आपका, दैट इज योर स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन की बात करें तो कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, उनका नाम क्या है, पहला सैटेलाइट कौन था, उसका फंक्शन क्या है, कौन से लॉन्च व्हीकल होते हैं, PSLV GSLV क्या क्या होता है, वो सारा चेकआउट कर लेना। पेज 137 पे जो टेबल दिया है ना, उसको एक बार नजर मार लेना, बहुत जरूरी है। वेदर सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ठीक है ना, नेविगेशनल सैटेलाइट, ये सारा चीजें हैं, उसमें फंक्शन क्या है सैटेलाइट का, और उसमें कौन सा जो ये है सैटेलाइट सर्विस और उनके लॉन्च व्हीकल कौन से हैं, वो सारे दिए, तो वो टेबल में से सारी चीजों को याद कर लेना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ऑर्बिट क्या है, कि हाई पे कौन सा है, मीडियम पे कौन सा है, लो पे कौन सा है, तो ये आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पेज नंबर, ठीक है, कहां गया, हाँ देखो पेज नंबर 138। तो हाई अर्थ ऑर्बिट जो कि होता है लगभग अगर हाइट अर्थ से ऊपर रहेगा उसका 35,780 किलोमीटर पे, फिर एक मीडियम लेवल पे होता है और एक लो लेवल पे होता है, तो वो तीनों का याद रख लेना कि कौन से लेवल पे कैसे सैटेलाइट्स होते हैं और कितने हाइट पे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। पेज नंबर मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को 138, देख लेना पेज 138, ठीक है। मैं सारा चीज आपको, मैं एकदम स्पून फीडिंग कर रहा हूं, आपको चम्मच से खिला रहा हूं, समझ लो, इतना मेहनत करके मैं रिसर्च करके लिख कर लाया हूं आपके लिए, ताकि आप लोग का भला हो सके। बस इसको प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है और वीडियोस देख के इसका कंसेप्ट क्लियर करना आपके ऊपर है। बाकी एस्केप वेलोसिटी इसके अंदर भी आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, जो भी आप देख सकते हो पेज नंबर
139 पे भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है ना, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देख लेना, पेज 139 पे भी नजर मार लेना वैसे। और एक टॉपिक है जो कि होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, पूरा पता है ना, वो रॉकेट का डायग्राम है पूरा, ऐसा कैसे आग लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है, इसके बहुत सारे स्टेजेस है, तो ये पूरा डायग्राम देख लेना, जो कि आपको पेज नंबर 140 पे देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। वो एक बार नजर मार लेना कि कौन सा स्टेज का क्या काम है, जैसे प्लेस फॉर सैटेलाइट होता है, उसके नीचे आपका ये होता है लिक्विड फ्यूल होता है, फिर सॉलिड फ्यूल होता है, तो उसके स्टेजेस एक बार डायग्राम के हिसाब से प्रैक्टिस कर लो। बाकी और कुछ है नहीं, लास्ट में मार्स मिशन, मून मिशन, थोड़ा बहुत उसको एक बार रीड मार लेना, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये लगभग मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के आपको बता दिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूब भी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी बताया था, देखो जैसे आए थे ये, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जूल होता है, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजन। तो हमारा जो हॉरिजन होता है, मतलब हॉरिजन मतलब क्या, जिस जहां तक हमारी नजर जाती है वो हॉरिजन होता है, अगर सन उसके नीचे भी है तो भी हमें सन दिखाई देता है, बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो पूछा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्कोहल का पूछ सकता है, किसी और का पूछ सकता है। तो डैश इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पिघला हुआ टिन को मेटल्स के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, तो टिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार में, राइट द नेम ऑफ एटम यूजिंग स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज ऑफ जो एटम होता है वो हीलियम का होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको बताना है सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl, आपको बताना है वॉशिंग सोडा का Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकेंगे। कैलोरीमीटर का यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द मिक्सिंग मेथड। फिर आपको दिया रहेगा एक डायग्राम, ये दिया है मान लो, और बताना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये क्या है आपका, इथेन है कि नहीं। तो ये सारा चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर नीचे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का 1.31 होता है, एयर का 1.0003 होता है। ये सब याद रख लो, और कुछ है ही नहीं भाई। ऑड मैन आउट पूछा, इनसैट, जीसैट, IRS, PSLV, ये सारे सैटेलाइट है, लेकिन PSLV जो है वो आपका लॉन्च व्हीकल है, इसके लिए ऑड मैन आउट हो गया। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, वैसे ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं, ग्रुप 18 पूछा तो नोबल गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। ट्रू और फॉल्स पूछा, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, नहीं उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल से बिजली डालोगे तो चलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करता है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। IUPAC नेम पूछने आएगा, एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा और आपको बोलेगा IUPAC नेम बताओ, क्या करने का, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का, पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देने का, कौन से पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये OH मतलब है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे है, तो ये 3 कार्बन हुआ प्रोपेन, तो प्रोपेन का PROPANE लिखने का, ठीक है। फिर लास्ट का E मिटा देने का, ठीक है। और उसके बाद कौन से पोजीशन पे वो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो सेकंड लिख देने का। 2 डैश मार के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, एक हल्का छोटा डैश मारो, 2 लिखो, फिर वापस डैश मारो। और ये OH के लिए जो हमारा कंडेंस फॉर्मूला होता है वो होता है, हम क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, प्रोपैन 2 ऑल, ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे IUPAC नेम हमने करा रखे हैं, आप बस सर्च करना कि ऑल इंपॉर्टेंट IUPAC नेम साइंस 1 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा लास्ट ईयर वीडियो बनाया था कंप्लीट, वो जाके देखो। तो बच्चे ढूंढते नहीं है, बस भाग रहे हैं यार, है कि नहीं, क्या ही बोलूं, अभी मैं बोलना भी पसंद नहीं है मुझे ज्यादा। फिर गिव रीजंस का ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी में भी बात की थी, ये सारे गिव रीजंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से सारे एग्जांपल्स को याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और अगेन मैं बोलूंगा, याद करने वाला खेल है यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के जाओगे तो काम चलेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो होता है कंप्लीट, जिसमें हर चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये भी बता दिया। तो जरूर से हमारे वन शॉट वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस और लेक्चर वीडियोस जो हमने पहले के बना रखे हैं, उन सभी को देखना अभी से स्टार्ट कर दो और मन लगा के प्रैक्टिस करो, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स देखो। और अभी 1-1.5 दिन के अंदर जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे, स्ट्रैटेजी लाया, ये वीडियो लाया, इसके बाद भी और वीडियोस आएंगे, लाइव भी आते रहेंगे, उन सभी को हमें सपोर्ट चाहिए आप लोग का, तो सपोर्ट बनाए रखना, प्यार देते रहना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो दिल से वीडियो को लाइक करना और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बोलना ये है असली मजा, इसको बोलते हैं असली तरीका पढ़ाने का। तो बोलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।